गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 अप्रोक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल चैप्टर नंबर 13 को हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 13 जो है वो है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स। बेसिकली इकोसिस्टम का 50% पार्ट चैप्टर नंबर 14 है जो डिलीट हो गया इस साल। ठीक है, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, इट्स अ ग्रीक वर्ड जिसका मीन होता है आइकोस प्लस लॉगस। आइकोस का मीन होता है हैबिटेट एंड लॉगस मीन स्टडी। लॉगस का मीन होता है स्टडी। ठीक है, हैबिटेट प्लस स्टडी, हैबिटेट एंड स्टडी, द स्टडी ऑफ हैबिटेट्स। अब व्हाट इज द मीन ऑफ हैबिटेट्स? यहां पर हैबिटेट को यूज किया है इसने ऑर्गेनिज्म प्लस एनवायरमेंट। ऑर्गेनिज्म प्लस एनवायरमेंट, आप ऐसे कर सकते हो। एनवायरमेंट का मीन होता है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म प्लस एनवायरमेंट। ठीक है, यानी कि इकोलॉजी के अंदर जो हम स्टडीज कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन विथ ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, व्हाट इज द इंटरेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरमेंट, यानी जितने भी इस नेचर के अंदर ऑर्गेनिज्म हैं। ऑर्गेनिज्म कौन है? ऑल लिविंग थिंग्स। जो भी लिविंग है वो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट है इस कंडीशंस में। ये तो हम जानते हैं कि हमारे नेचर में टू टाइप्स ऑफ थिंग्स प्रेजेंस होती हैं, नॉन लिविंग्स और लिविंग्स। ठीक है, लिविंग्स ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग्स एनवायरमेंट है। नॉन लिविंग्स में टोटल आप लोगों के वो थिंग्स आ गए जिनमें लाइफ नहीं है, जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट्स हो गए, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, गैसेस हो गए, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसको हम लोग एनवायरमेंट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन। इकोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस इज डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सॉरी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना उसके एनवायरमेंट के साथ, उसके एनवायरमेंट के साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, इट्स कॉल्ड इकोलॉजी। इट्स कॉल्ड इकोलॉजी, यानी कि हम यहां पर स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन ऑफ द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इंटरेक्शन का मीन हो गया कि दोनों के अंदर जो रिलेशंस हैं वो रिलेशंस किस टाइप्स के हैं, क्या रिलेशंस पॉजिटिव हैं, क्या रिलेशन नेगेटिव फॉर्म्स में होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं नेचर का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट नेचर की जो प्रेजेंस होती है वो लिविंग थिंग्स को चेंज कर सकती है, लिविंग थिंग्स को डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, हमारा जो सर्वाइव होता है, हम जो सर्वाइवल करते हैं, हम हमारी लाइफ स्पान जो मेंटेन कर रहे हैं वो विद द एनवायरमेंट्स। हम एनवायरमेंट्स के अवॉइड होकर वर्क करेंगे तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एनवायरमेंट, विद द एनवायरमेंट वी कैन सर्वाइव। ठीक है, अगर हम लोग एनवायरमेंट के बिना बात करते हैं तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट अगर हम लोग विद द एनवायरमेंट बात करते हैं तो वी कैन सर्वाइव, नो प्रॉब्लम्स। हम इजीली हम उस एनवायरमेंट के साथ रिलेशंस बनाकर, एनवायरमेंट के साथ रिलेशंस बना के हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, आपने डार्विन कॉन्सेप्ट स्टडीज किया होगा कि हमारा सिलेक्शंस नेचर करता है, न कि हम नेचर का सिलेक्शंस करते हैं। जो ह्यूमन बींग्स है या जितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिज्म का जो यहाँ पर सिलेक्शंस होता है कि क्या आप यहाँ पर स्टेब्लिश हो पाओगे और नो। ठीक है, तो दैट इज थ्रू ऑफ द एनवायरमेंट। किसके थ्रू होता है? एनवायरमेंट के थ्रू होता है। तो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरमेंट इट्स कॉल्ड इकोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरमेंट के विथ क्या रिलेशंस है, विच टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरमेंट। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरमेंट के साथ रिलेशंस कैसा है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। इट्स कॉल्ड इकोलॉजी, इट्स कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी का मीन होता है द स्टडी ऑफ हैबिटेट्स, द स्टडी ऑफ द interaction between of the living and non living things, it's called
इकोलॉजी, इट्स कॉल्ड इकोलॉजी। यहां पर लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट किया गया है और नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में एनवायरमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ द लिविंग्स एंड इंटरेक्शन, द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग्स और द रिलेशन, आप बोल दो the relation between of the living and non-living things, it's called ecology. The relation between of the living and non-living thing, the relations of organisms with their environment, with their environment, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशंस है, इट्स कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर 13 में जो स्टडीज करेंगे वो इकोलॉजी, डेफिनेटली इकोसिस्टम का वही हो गया, सेम चीज वही है। ये भी क्या है, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑफ द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट होकर एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, इट्स कॉल्ड इकोसिस्टम्स। लिविंग्स को हम लोग बायोटिक कहते हैं और नॉन लिविंग्स को हम लोग अबायोटिक कहते हैं, ठीक है। यानी कि इकोलॉजी में दो फैक्टर्स हैं, टू फैक्टर्स आर प्रेजेंट, वन लिविंग्स और बायोटिक, नॉन लिविंग्स और अबायोटिक, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। इकोलॉजी को रिप्रेजेंट किया था रिटर ने, सबसे पहले जो प्रपोज किया था वो किसने किया था, रिटर ने, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया हैकल ने, किसने किया, हैकल ने। इकोलॉजी जो टर्म आया था, इकोलॉजी वर्ड को प्रपोज किसने किया था, रिटर ने। सबसे पहले किसने देखा इसको, रिटर ने दिया था, ठीक है। बट जो टर्म इकोलॉजी जो टर्म आई वो टर्म किसने दिया, हैकल ने दिया था, किसने दिया था, हैकल ने दिया था, ठीक है। अब आ जाए आप लोग, दो वर्ड्स आप यहां पर स्टडी कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी का मीन हो गया ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विद एनवायरमेंट, ठीक है। अब एनवायरमेंट तो कंप्लीट आपका बायोस्फीयर हो गया, कंप्लीट एनवायरमेंट आ गया, उस कंप्लीट एनवायरमेंट में प्रेजेंट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का मीन हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मे बी प्लांट्स और मे बी एनिमल्स। अब प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब स्पीसीज, ठीक है। अलग अलग फाइला अलग होता है, किंगडम अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग इतना बड़ा लेकिन नहीं कर सकते हैं। तो इकोलॉजी को ऑर्डम के व्यू पे, ऑर्डम को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। इकोलॉजी की दो ब्रांचेस हमने बनाई, आर्टिकोलॉजी एंड सिनोकोलॉजी। ऑलमोस्ट इकोलॉजी, जो इकोलॉजी तो क्या हो गया, द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरमेंट, ठीक है। कंप्लीट टाइप्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिज्म का उनके एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशंस है, विच टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। किस टाइप से रिलेशंस होते हैं उस रिलेशंस को स्टडीज करना। रिलेशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कई बार होता है कि ये एनवायरमेंट मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसे बहुत ज्यादा शीतलहर चलती है, कूलनेस आता है तो हमें कुछ इफेक्ट्स आते हैं, फिर हम स्वेटर्स यूज करते हैं, तो उस एनवायरमेंट के साथ मुझे चलना पड़ेगा। एनवायरमेंट के अगेंस्ट होकर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कि वो ज्यादा शीतलहर, टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, ठीक है, और हम लोग विंटर जो क्लॉथ्स है वो वी आर नॉट यूजिंग, तो दैट इज द अगेंस्ट ऑफ एनवायरमेंट। वो क्या हो गया, एनवायरमेंट से अगेंस्ट होने वाला मैटर हो गया, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ रिलेशन जो है, इंटरेक्शन जो है, इट्स कॉल्ड इकोलॉजी। अब ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया, यहां पर दो वर्ड्स में यूज करूंगा ऑर्गेनिज्म में, सिंगल, ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म का मीन हो गया, जैसे मैंने कहा व्हीट, क्या कहा मैंने, वीट कहा। अब वीट में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी होती है, वीट में तो क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी। तो वीट में ओनली सिंगल स्पीसीज, वीट में ओनली सिंगल स्पीसीज, ठीक है। द स्टडी ऑफ द सिंगल स्पीसीज ऑफ वीट देयर ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। वीट की एक सिंगल स्पीसीज का उसके एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, इट्स कॉल्ड अर्थ इकोलॉजी, इट्स कॉल्ड अर्थ इकोलॉजी, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल स्पीसीज की व्यू पे डिस्कस कर रहे हैं। हमारी जो मेंटेलिटी है वो किस व्यू पर है, ओनली सिंगल स्पीसीज के व्यू पर है कि हम वी आर
क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग अबाउट ऑफ द सिंगल स्पीसीज ऑफ व्हीट। हम कंप्लीट व्हीट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। व्हीट में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज है, अ लॉट ऑफ वेराइटीज आर प्रेजेंट इन आवर इंडिया। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो वहां भी अदर वेराइटीज प्रेजेंट होंगी। तो मैं टोटल व्हीट के व्यू पे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। हम जो डिस्कशंस कर रहे हैं ऑन द व्यू ऑफ द सिंगल स्पीसीज ऑफ द व्हीट, ठीक है, यानी कि हम लोग छोटी छोटी चीज लोग लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑर्गेनिज्म तो टोटल हो गए, प्लांट्स एंड एलिमेंट, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यहां पर प्रेजेंस होते हैं। अब प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज में है, तो एनिमल्स भी जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज में यहां पर क्या है, प्रेजेंस है, ठीक है। तो हम यहां पर ऑल ऑर्गेनिज्म के व्यू पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ओनली सिंगल की बात। सिंगल का मीन हो गया मी ओनली, सिंगल का मीन क्या हो गया, मी। अब मी, मेरे साथ तो मेरी फैमिली भी है, बट मैं फैमिली की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी वाइफ की बात नहीं करूंगा, बच्चों की बात नहीं करूंगा, ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स है, नो, ओनली सिंगल पर्सन मिस्टर विनोद मेहता, ठीक है। द स्टडी ऑफ विनोद मेहता विद द एनवायरमेंट, कि विनोद का जो स्ट्रक्चर है, विनोद का जो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो उस स्ट्रक्चर्स का जो इंटरेक्शन है विद द एनवायरमेंट वो कैसा है, लाइट का क्या इफेक्ट्स आ रहा है, टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा रहता है, क्या मैं टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता हूं, क्या लाइट कैसे चाहिए मुझे, ठीक है, मिनरल्स कैसे चाहिए, वाटर कंडीशन क्या चाहिए, सॉइल कंडीशंस क्या चाहिए। तो मेरी बॉडी का मेरे क्लाइमेट के साथ रिलेशन जो होगा, दैट्स कॉल्ड अर्थ इकोलॉजी, ठीक है। ये हो गया सिंपल फॉर्म। एक हो गया सिन इकोलॉजी। सिन में हम लोग कोई पर्टिकुलर 1% को डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट नेचर, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेचर। इस नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो मैक्रो टाइप के हो या माइक्रो टाइप के हो, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो टोटल वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हो या टोटल वेराइटीज ऑफ एनिमल्स हो, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट इन दिस नेचर, जो इस नेचर में प्रेजेंस है, उन टोटल का उनके एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशंस है इन अ सिंगल टाइम, एक पर्टिकुलर समय पर, इन अ पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर पूरे नेचर को डिस्क्राइब करना, कंप्लीट नेचर में प्रेजेंस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना विद द एनवायरमेंट, किसके साथ, उनके एनवायरमेंट के साथ। इट्स कॉल्ड सिन इकोलॉजी, उसको हम क्या कहेंगे, सिन इकोलॉजी कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर आर्ट इकोलॉजी एक सिंपल फॉर्म में छोटा भाग हो गया, और ये क्या हो गया, लार्जेस्ट फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया इसका, स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गया। यहां पर हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। यहां पर मैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, कंप्लीट मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, न कि ऑल ओवर इंडिया बात कर रहा हूं मैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट सबका अलग अलग होता है। मेरा एनवायरनमेंट मेरा सेल्फ का है, मैं ऑलमोस्ट जो है हरमाडा में सर्वाइव कर रहा हूं, तो मेरा एनवायरनमेंट तो हरमाडा का हो गया ना, ठीक है। जो जहां सर्वाइव करता है उसका एनवायरनमेंट वही होता है। फिर हम हमारे एनवायरनमेंट को चेंजेस करते हैं। मैं हरमाडा से विद्याधर गया तो मैं भी, मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि वहां से वहां तक एनवायरनमेंट क्या होता है, लाइटली चेंजेस हो जाता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट चेंजेस के साथ साथ बॉडी में चेंजेस आना स्वाभाविक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आर्ट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर स्टडी ऑफ ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिंगल थिंग्स को हम लोग यूज कर रहे हैं कि उस सिंगल थिंग्स का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है। इट्स कॉल्ड आर्ट इकोलॉजी। सेकेंड आ गया सिन इकोलॉजी। सेकेंड क्या आ गया, सिन में क्या कर रहे हैं हम लोग, हम स्टडीज कर रहे हैं ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट, कि इस नेचर में जितने भी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं उनका उनके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशंस कैसा है। इट्स कॉल्ड सिन इकोलॉजी। अब इन दो वर्ड्स के लिए ऑडम ने क्या किया, ऑडम ने क्या कहा, ऑडम के बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑडम, इकोलॉजी इन डिवाइड द टू फॉर्म्स, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, single drop of water, our complete sea, ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ ऑडम या ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी के बिहाफ पे ऑडम ने क्या कहा कि इकोलॉजी जो है एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर है, यानी कि सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर का मीन हो गया अर्थ इकोलॉजी। इसके थ्रू हम एक सिंगल
ऑर्गेनिज्म को स्टडी भी कर सकते हैं, तो कंप्लीट सी को स्टडी कर सकते हैं। कंप्लीट सी को भी मतलब पूरे समुद्र को एक साथ स्टडी किया जा सकता है। समुद्र मतलब क्या हो गया, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को उनके एनवायरमेंट के साथ रिलेशंस क्या होंगे इन अ पर्टिकुलर टाइम, एक फिक्स टाइम के ऊपर उनको स्टडी किया जा सकता है। यानी छोटा काम भी कर सकते हैं। मीन सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में एक सिंगल ड्रॉप हो गया, वाटर इतने बड़े समुद्र का सिंगल ड्रॉप क्या मायने रखता है, नहीं रखता, ठीक है। तो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर यानी वाटर की जैसे एक सिंगल ड्रॉप को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसे ही इकोलॉजी के अंदर सिंगल ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरमेंट के साथ रिलेटेड कर सकते हैं हम लोग। ऐसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को उनके एनवायरमेंट के साथ रिलेटेड किया जा सकता है, जस्ट लाइक ए कंप्लीट सी, जस्ट लाइक ए कंप्लीट सी। तो उन्होंने क्या कहा, ऑर्डर में क्या कहा कि इकोलॉजी इज डिवाइड इन द टू फॉर्म, just like a single drop of water mean articology or a complete sea mean synecology। तो इकोलॉजी की दो ब्रांचेज हो गई, आर्टिकोलॉजी एंड सिनइकोलॉजी, ठीक है। इसके आफ्टर दो पॉइंट्स और पढ़ा दूंगा आपको मैं पहले। पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। आई थिंक 11th क्लास में वी हैव डन अबाउट ऑफ द टू वर्ड्स, पढ़ाता रहता हूं मैं आप लोगों को। पॉपुलेशंस क्या है, पॉपुलेशंस है ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, ठीक है। और कम्युनिटी का मीन हो गया ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जैसे कि सिमिलर का मीन हो गया कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को लेके बात करेंगे, जैसे हमने कहा ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, ओके, ह्यूमन पॉपुलेशन हो गया, ओके। ऐसे ही कोई भी है, ह्यूमन में टू टाइप्स ऑफ होता है कि मेल कितने और फीमेल्स कितने, ऐसे डॉग्स पॉपुलेशन, केट पॉपुलेशन, यानी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म की का जो ग्रुप होता है इट्स कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। कम्युनिटी क्या है, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। एग्जांपल हो गया फॉरेस्ट, एग्जांपल क्या हो गया फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट में एक ही नहीं है, फॉरेस्ट में प्लांट्स भी हैं, ओके, एंड एनिमल्स भी है, ठीक है। एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होगी, वहां पर आपको काऊ भी मिल जाएगा, स्नैक्स भी मिल जाएगा, नेवले मिल जाएंगे, फ्रॉग्स मिल जाएंगे, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलेंगे। तो वो हो गया कम्युनिटी, उसको हम क्या करते हैं कम्युनिटी। जैसे एक जो विलेज होता है, टाउन होता है, वो कम्युनिटी में आता है। किस में आता है, कम्युनिटी में, क्योंकि वहां पर ओनली एनिमल्स ही सर्वाइव नहीं करते, एनिमल्स में ह्यूमन्स ही सर्वाइव नहीं करते हैं। किसी विलेज के अंदर ह्यूमन बींग्स भी हैं, मेल और फीमेल्स भी हैं, ठीक है। तो उनके साथ साथ काउस भी होती हैं, बफेलोज भी होते हैं, डॉग्स भी होते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी होते हैं। तो वो एक आता है कम्युनिटी में, किस में आता है, कम्युनिटी में आता है, ठीक है ना। कम्युनिटी का मीन हो गया द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस, द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस के जो ग्रुप होते हैं, जैसे कि अगर मैं एक विलेज की बात करता हूं तो वहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन है, जहां पर हम ओनली ह्यूमंस को काउंट करते हैं, ठीक है। वहां पर डॉग्स पॉपुलेशन, जहां पर ओनली डॉग्स को काउंट करेंगे। वहां पर केट्स पॉपुलेशन, जहां पर ओनली केट्स को काउंट करेंगे। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होंगे, हर्ब्स भी होंगे, सर्ब्स भी होंगे, ट्रीज भी होंगे, यस एंड नो। तो जब इन सबको मिला देंगे, कनेक्टेड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, कम्युनिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, इट्स कॉल्ड कम्युनिटी, या द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज मतलब अलग अलग, यहां पर एक स्पीसीज की बात करेंगे, पॉपुलेशन में एक ही स्पीसीज। ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर डॉग्स को थोड़ी काउंट करेंगे हम लोग। हम लोग कहते हैं कि 135 करोड़ 135 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया में हमारी, ठीक है। तो दैट इज ह्यूमन पॉपुलेशन, उसमें ओनली ह्यूमन बींग्स हैं, केट, डॉग्स, ये काऊ, बफेलोस, प्लांट्स पूरा नहीं है, दैट इज पॉपुलेशन। हम उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। बट इंडिया एक कम्युनिटी में आता है। इंडिया किस में आता है, एक कम्युनिटी में आता है। वहां पर ह्यूमन ही नहीं है, ह्यूमन के भीतर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी हैं, दैट इज कम्युनिटी, दैट इज कम्युनिटी, ठीक है। तो पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटी। पॉपुलेशन का मीन होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन हो गया। कम्युनिटी ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जब ये सिमिलर स्पीसीज आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट स्पीसीज आ जाएंगी, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। तो ध्यान रखें पॉपुलेशंस क्या होता है और कम्युनिटी क्या होती है। अब आते हैं हम लोग इकोसिस्टम। डेफिनेशन वही है। इकोसिस्टम क्या है,
इट इज द सिस्टम देयर इंटरेक्शन बिटवीन ऑफ द लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ये एक सिस्टम है जिसमें लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आर इंटरेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, जहां लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट होकर एक सिस्टम्स को राइज करते हैं। इट्स कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। अर्थात दो थिंग्स इसमें प्रेजेंट हो गई, नॉन लिविंग एंड लिविंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग्स में नॉन लिविंग्स ओवर अबायोटिक, लिविंग्स ओवर बायोटिक। नॉन लिविंग्स में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉयल, ठीक है। लाइट आ गया, टेम्परेचर आ गया, वाटर आ गया, सॉयल आ गया, मिनरल्स आ गए, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इकोसिस्टम्स को टेंस ले, इकोसिस्टम वर्ड जो थी वो टेंस ने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। लिविंग्स और बायोटिक्स थिंग्स, लिविंग्स और बायोटिक, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स के बाद में ऑटोट्रॉफ्स कौन आएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, प्रोड्यूसर्स में आ जाएंगे, पढ़ा होगा आप लोगों का भी। हेटेरोट्रॉफ्स में कौन आ जाएगा आप लोगों के, वी आर हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये जो लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है, ये चैप्टर नंबर 14 है। क्या है, 14 है, जो डिलेटेड हो चुका है, यानी इसको हमें स्टडीज नहीं करना, हमें ओनली एबायोटिक फैक्टर, इकोसिस्टम का जो एबायोटिक फैक्टर है वो चैप्टर नंबर 13 में है। किसमें है, चैप्टर नंबर 13 में। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डिस्कस करेंगे। लिविंग्स और नॉन लिविंग, जो लिविंग्स और बायोटिक थिंग्स है वो चैप्टर नंबर 14 है, जिसको इस साल के लिए डिलीटेड कर दिया गया है। तो हम लोग ओनली किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉन लिविंग्स थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं है, छोटा सा है, बट इसके अलावा दूसरी थिंग्स इसमें आ जाएंगी। नॉन में थोड़ा बहुत आप पढ़ रहे हैं। नॉन लिविंग्स में फर्स्ट आता है टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर जो है, ये जहां जहां नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स की ग्रोथ, ठीक है, उनका डेवलपमेंट, ओके, और आप वो सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, हार्मोन्स के डेवलपमेंट्स में, एंजाइम्स के डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है। एंड फोटोसिंथेसिस है, फोटो रेस्पिरेशन होती है, ट्रांसपिरेशन होती है, ये डिफरेंट टाइप्स की जो एक्टिविटीज होती है वो इनके बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स आर मस्ट रिक्वायर्ड फॉर द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स विदाउट नॉन लिविंग थिंग्स सर्वाइव नहीं कर सकते। नॉन लिविंग थिंग का मतलब क्या, एनवायरमेंट। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हो गया, एनवायरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो टेम्परेचर होता है, अगर मैं ऑप्टिमल टेम्परेचर की बात करूं, ठीक है, तो ऑप्टिमल टेम्परेचर 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसी टेम्परेचर में प्लांट्स होते हैं। मैंने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे हैं जो लो टेम्परेचर पे काम करते हैं। जो किस पे काम करते हैं, लो टेम्परेचर पे काम करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया मैंने देखे, कुछ ऐसे प्लांट्स मैंने देखे हैं जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे हैं। किस पे सर्वाइव कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे मतलब स्टेनोथर्मल, दीज आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल। जो लो टेम्परेचर फ्रीजिंग पे काम करते हैं, माइनस पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, -5 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वाइव कर रहे हैं। पोलर रीजन्स होते हैं, नहीं होते हैं, काफी ऐसे पोलर रीजन जहां पर आइस होती है टोटली, तो वहां का टेम्परेचर जो, जहां हम लोग हिमाचल की बात करते हैं, हम लोग लद्दाख की बात करते हैं, जितने पोलर रीजन्स होते हैं, पोलर एरियाज होते हैं जहां का टेम्परेचर माइनस में होता है, तो ऐसा थोड़ी कि वहां पर ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। बट उनका हैबिटेट है, वो उनका क्या हो गया, हैबिटेट की वो लो टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो दे आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल, दे आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल। यहां पर स्टेनो का मतलब होता है लो, ठीक है ना। और हाई टेम्परेचर पे वर्कआउट कर रहे हैं तो दे आर कॉल्ड यूरिथर्मल, दे आर कॉल्ड
थर्मल। वो क्या कहलाएंगे? यूरी थर्मल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो? यूरी। ऑप्टिमल टेम्परेचर जो होता है भाई, ये ध्यान, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है बेसिकली, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, सीड जर्मिनेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ट्रांसफिरेशन हो गया, ठीक है ना, फ्लावर्स का राइज होना हो गया, द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन है, ये सब चीजें जो होती हैं विदाउट नॉन लिविंग थिंग्स पॉसिबल नहीं है। बट नॉन लिविंग थिंग्स का एक ऑप्टिमल फॉर्म होता है कि हाँ अप्रोक्स 80 to 85% जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस टेम्परेचर पे वर्कआउट कर सकते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। बट कुछ रेयर फॉर्म्स भी होती हैं जो हाई टेम्परेचर वर्क करते हैं। हाई का मतलब हो गया कि अप्रोक्स अबोव 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री के अपर, ठीक है, या -, -डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस से नीचे, माइनस पे जो सर्वाइव कर रहे हैं तो दे आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल्स और यूरी थर्मल्स, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का टेम्परेचर। उसके बाद आता है लाइट। इतना ये थोड़ा छोटा पॉइंट है ये, बट ये इंपॉर्टेंट है। छोटे 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ये लाइट है, लाइट प्लांट्स की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, सीड जर्मिनेशन से, फोटोसिंथेसिस, बेसिकली लाइट का इफेक्ट है फोटोसिंथेसिस के ऊपर है, ट्रांसफिरेशन। फोटोसिंथेसिस आप जानते हो विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट जो फूड फॉर्म करते हैं वो विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट, किसके प्रेजेंस में करते हैं? लाइट की प्रेजेंस में करते हैं। तो विदाउट लाइट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो एक लाइट भी एक ऑप्टिमल होती है। लाइट क्या होती है? ऑप्टिमल होती है। फिर भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हाई लाइट की जरूरत होती है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं लो लाइट में सर्वाइव करते हैं। जो अगर हाई लाइट में सर्वाइव कर रहे हैं तो वो होते हैं फोटोफिलस, और जो लो लाइट में जो छाया में रह सकते हैं आराम से, जो छायादार प्लांट, जो इंडोर प्लांट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं स्कोटोफिलस। समझ में आ रहा है मेरा? वो चीज पढ़नी है। पर लाइट का यूज क्या है प्लांट्स के लिए? आप बात कर रहे हैं कि प्लांट्स के लिए लाइट का यूज क्या है, तो आप बताओ द ग्रोथ है, डेवलपमेंट्स है, सीड जर्मिनेशन है, फोटोसिंथेसिस है, या आप लोगों का ट्रांसफिरेशन, ठीक है ना, जितनी भी रिएक्शंस होती है, जितनी भी चीजें होती हैं विदाउट लाइट पॉसिबल नहीं होती है। आप ऑक्सीजन हार्मोन, प्लांट ग्रोथ करता है तो ऑक्सीजन हार्मोन पे लाइट का इफेक्ट आता है। ऑक्सीजन हार्मोन डेवलप्ड विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है। अगर लाइट होगी नहीं तो प्लांट इलोंगेटेड नहीं होगा, लंबाई में इलोंगेटेड मतलब वो लेंथ में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत कंपल्सरी है, ठीक है। तो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है, एक तो ऑप्टिमल लाइट होती है। अगर ऑप्टिमल लाइट, बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हाई लाइट पे वर्कआउट करते हैं, जो प्रॉपर धूप चीज इनको, कुछ ऐसे प्लांट्स भी जो इंडोर रहते हैं। आजकल इंडोर प्लांट्स काफी आते हैं जो मकान के अंदर होते हैं, वहां पर लाइट कहां जाती है? वहां पर बहुत रेयर में लाइट जाती है, बट दे कैन सर्वाइव ना, वे सर्वाइव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, सर्वाइविंग कर रहे हैं वो तो, ठीक है। तो हाई लाइट फोटोफिलस और लो लाइट स्कोटोफिलस, ठीक है। इतना ही है, मुझे वर्ड्स ध्यान रखना आप लोग। ऐसे आता है थर्ड फॉर्म, वाटर है, सोयल आपको दिया हुआ नहीं है और वो बुक में होता, फट सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बुक वाटर में वही कंडीशंस है कि वाटर जो है वो बेसिकली कहां पर होता है? सॉइल्स के अंदर होता है, कैपिलरी वाटर होता है। कौन सा वाटर होता है? कैपिलरी वाटर होता है, जो प्लांट्स यूज करते हैं। बाकी जो ग्रेविटेशनल वाटर भी होता है, ठीक है ना, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी होता है, केमिकल वाटर भी होता है, बट वो यूजलेस वाटर हो गया। कौन सा वाटर हो गया? वो यूजलेस वाटर हो गया। एक वाटर होता है सोयल के अंदर जो होता है कैपिलरी, जो कैपिलरीज में प्रेजेंस होता है, वो वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रोइंग स्टार्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? अपनी ग्रोइंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वाटर जो है वही कंडीशन। अब वाटर में क्या प्रेजेंस है? मिनरल्स है। वाटर में क्या प्रेजेंस है? मिनरल्स है। तो कई जगह तो प्रॉपर वाटर होता है, बट कुछ वाटर ऐसे होते हैं जो हाई सॉल्टी होते हैं। हाई सॉल्टी मतलब जहां पे यहां पर मिनरल्स क्या हो गए? ज्यादा हो गए। तो कहीं पर वाटर कैसा होता है? लो सॉल्टी होता है, यस एंड नो। तो अगर हाई है तो वही वर्ड, हाई के लिए कौन सा वर्ड आएगा? यूरी, हेलाइन, ठीक है, एंड स्टेनोहेलाइन, ठीक है। ये जो वाटर है वो कैसा है? हाई सॉल्ट। यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ वाटर ऐसे होते हैं जहां पर मिनरल्स क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, तो सब क्या कहते हैं? स्टेनोहेलाइन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? स्टेनो। तो ये वर्ड्स ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। बाकी तो वाटर क्या करता है, कैसे काम करता है, वी नो अबाउट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और हम डिस्कस कर रहे थे इस वीडियो के अंदर, वो पढ़ लेते हैं। रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म।
रिलेशन आएगा, इंट्रैक्शंस आएगा, दोनों जोड़ देते हैं, इंट्रैक्शंस और रिलेशंस ऑर्गेनिज्म विथ अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर। ठीक है, कि ये ऑर्गेनिज्म जो एनवायरमेंट में प्रेजेंस हैं वो कैसे अपने आप को एनवायरमेंट के साथ इस्टेब्लिश करते हैं, उनका एनवायरमेंट के साथ इस्टेब्लिश कैसे हो पाता है, वो एनवायरमेंट के साथ कैसे कनेक्टेड रहकर सर्वाइव कर पाते हैं, वो हमें स्टडी करना है। तो ठीक है ना, ये तो मुझे पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन दिस नेचर। इस नेचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो कोई वार्म ब्लडेड होते हैं, कोई माइक्रो टाइप्स के हैं तो कुछ मैक्रो टाइप के हैं, कुछ एयर में प्रेजेंस है, कुछ सॉइल में प्रेजेंस है, कुछ वाटर में प्रेजेंस है। तो सबके हैबिटेट्स अलग अलग होते हैं, सबके हैबिटेट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और नेचर में दो कंडीशन चलती रहती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो नेचर में चलती रहती है, कभी कंडीशंस ऑप्टिमल होती है तो कभी कंडीशंस नेगेटिव हो जाती है। तो नेगेटिव कंडीशंस में हम कैसे सर्वाइव करें, कैसे एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड रहें, उसके लिए प्रत्येक की बॉडी में कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है ना, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सम स्पेसिफिक फीचर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइव ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव के लिए क्या है, जरूरी है, नेसेसरी है, कंपल्सरी है। ठीक है ना, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे हम फिश बोलते हैं, फिश एक्वाटिक में है तो उसमें फिशेस के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स है जिससे वो आराम से वाटर में सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, हम लैंड पे रहते हैं, सॉइल में प्रेजेंस है तो हमारी बॉडी में उसके बिहेवियर फीचर्स हैं, कुछ एयर में है तो उनकी बॉडी में उसके बिहेवियर फीचर्स होंगे। तो ये एडेप्टेशंस होते हैं, ये क्या होते हैं, एडेप्टेशंस होते हैं। एडेप्टेशन हो गया स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दीज आर द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो वो रिलेशन, वो फीचर्स मुझे स्टडीज करने हैं, वो रिलेशन स्टडी करना है कि ऑर्गेनिज्म अबायोटिक फैक्टर्स के साथ कैसे रिलेशन बना के चलता है। तो 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन ध्यान रखें आप लोग। पहला है रेगुलेशंस, ठीक है, सेकंड है कन्फर्म, थर्ड है माइग्रेशन और फोर्थ है सस्पेंड या सस्पेंशंस। ये 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे मान लो 4 प्रकार के ऑर्गेनिज्म इस नेचर में प्रेजेंस हैं जो फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, रेगुलेशंस ये बेसिकली आप लोगों को बर्ड्स में और मैमल्स में मिलेंगे। मैमल्स हम लोग हैं, मैमेलिया बर्ड्स यानी कि एविज और मैमेलिया, जो लास्ट 2 कॉर्डेट्स होते हैं उनमें मिलेंगे कि दोनों क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। दोनों क्या है, वार्म ब्लडेड होंगे। ठीक है ना, ये रेगुलेट कैसे करते हैं अपने आप को, तो 2 कंडीशन ध्यान रखना कि ह्यूमन बींग्स को अगर मैं देखूं तो ह्यूमन बींग्स 2 कंडीशंस में मेंशन करता है अपने आप को, विंटर और समर। बाकी तो काफी स्प्रिंग चलती रहती है, 2 कंडीशन देखते हैं। समर में हाई टेम्परेचर, राइट, हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, हाई स्वेटिंग। टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है तो बॉडी का, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि रेगुलेट करता है। ह्यूमन जो भी ऑर्गेनिज्म वार्म ब्लडेड है, जितने भी ऑर्गेनिज्म वार्म ब्लडेड होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता, ना तो वो डिक्रीज करेगा ना वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज या डिक्रीज करना ये एक इम्बैलेंस फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बींग्स है। अगर टेम्परेचर में जानता हूं कि ह्यूमन बींग का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आपको पता होगा कि बॉडी का जो इंटरनल आउटर टेम्परेचर तो चेंज होता है, आउटर तो क्या है, एनवायरमेंट है, वो लो भी हो जाएगा तो बढ़ भी जाएगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज होना दैट डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, बट इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैनॉट चेंज विद द आउटर एनवायरमेंट। ठीक है, चेंज तो हो जाएगा। आपको पता है कि अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 37 है लेकिन आउटर टेम्परेचर 45 हो गया तो 45 क्या करेगा, बॉडी को वार्म करेगा, बॉडी को वार्म करेगा, इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, 38, 39, 40 जाएगा, नहीं जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर ये इसी प्रकार से इंक्रीज होता गया तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो कि बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, यहां पर स्वेटिंग करेगा, फिर क्या करेगा,
स्वेटिंग करेगा। स्वेटिंग से क्या होगा भाई, अंदर बॉडी जब वार्म होगी तो जो वाटर है अंदर बॉडी का वो वेपराइज होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, और वो वेपर क्या होगा स्वेट फॉर्म में, किस फॉर्म में, स्वेट फॉर्म में आपकी स्किन पे आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, स्किन पे आ जाएगा। जैसे स्वेट स्किन के ऊपर आएगा, आउटर जो हल्की सी एयर होती है उस एयर की प्रेजेंस से वो वाटर क्या हो जाएगा, कूल होगा। वाटर क्या हो जाएगा, जब स्वेटिंग होती है स्वेटिंग से ठंड भी लगती है हमें, जैसे स्वेट आएगा स्वेट से क्या हो जाएगा, वाटर सर कहां पर आ जाएगा, आपकी स्किन के चारों तरफ आ जाएगा, और एयर की प्रेजेंस में कूल होगा, वो वाटर क्या होगा, कूल होगा। जैसे ही वाटर कूल होगा बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली वापस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वापस आपका डाउन हो जाएगा। हम लोग यूज नहीं करते कि हम लोग कूलर वगैरह यूज करते हैं, उसमें पानी डालते नहीं डालते हैं, तो वो वाटर क्या कर रहा है, वहां पर कूलनेस का काम कर रहा है। वाटर क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करता है। ऐसी कंडीशन होती है कहां पर, विंटर में। विंटर में टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो बॉडी कूल होगी, कूल होगी तो बॉडी इंटरनल टेम्परेचर और बॉडी ऑल्सो डिक्रीज होगा या नहीं होगा, वो भी डिक्रीज होगा। लेकिन अगर वो डिक्रीज होता गया तो वही सेम कंडीशन ऑफ द समर, इंक्रीज होने पे मेटाबॉलिज्म चेंज हो सकता है, तो डिक्रीज होने पर भी मेटाबॉलिज्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वहां पर क्या होगा, फिर वहां पर होगा वाइब्रेटनेस, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी वाइब्रेट करेगी। बॉडी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, बॉडी में कंपन होगा, बॉडी वाइब्रेट करेगी तो एनर्जी यूज करेगी, और एनर्जी जब रिलीज होगी तो वही एनर्जी हीट के रूप में, किसके रूप में रिलीज होती है, हीट के रूप में। और जब वो बॉडी में एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हीट बॉडी का टेम्परेचर को वापस क्या करता है, राइज कर देगा, जिससे कि बॉडी क्या हो जाएगी, रेगुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो रेगुलेशन जो है जो होता है बेसिकली उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो वार्म ब्लडेड होते हैं, जिनके टेम्परेचर को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। आउटर कितना भी चेंज हो, लेकिन अगर आउटर के साथ चेंज हो गए, आउटर के साथ अगर वो चेंज हो गए तो उनका मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी, या किसी प्रॉपर डिजीज की ओर मूव कर जाएंगे वो। ठीक है, तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करता है। 37 रहना चाहिए बॉडी का टेम्परेचर। हाई होगा तो टेम्परेचर फीवर आएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, फीवर होगा। फीवर होगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है 37 डिग्री, हल्का सा अप डाउन चलता है तो नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो चलता रहता है, वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, हार्मोनल कंडीशन चलती रहती है। ठीक है, बट बॉडी अपने आप को रेगुलेट करता है। बॉडी क्या करता है, अपने आप को रेगुलेट करेगा। क्या करेगा, रेगुलेट। अगर समर है तो क्या होगा, वहां पर स्वेटिंग होगी, और विंटर है तो वहां पर होगा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब बॉडी वाइब्रेट करेगी, जिससे कि एनर्जी बनकर हीट बनाएगी और बॉडी का टेम्परेचर वापस क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, ये तो कंडीशंस हो गई रेगुलेशंस में। सेकंड फॉर्म है कन्फर्म, ये आती है कोल्ड ब्लडेड में। ये किस में आती है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आती है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एम्फीबियंस हो गया, आप लोगों का फिशिज हो गया, ये कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा इनका भी टेम्परेचर क्या होता है, उसके साथ साथ राइज हो जाता है। यानी कि ये टेम्परेचर के साथ चलते हैं। टेम्परेचर बढ़ा तो इनका बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा इनके ऊपर। टेम्परेचर राइज डिक्रीज हो गया तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं विद द एनवायरमेंट सर्वाइव करते हैं। वो क्या करते हैं, विद द एनवायरमेंट, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज, एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी उसके साथ साथ चेंज हो जाएगा। उसी के साथ कंफर्म होकर चलते हैं, जैसा एनवायरमेंट वैसे ऑर्गेनिज्म में, दैट इज कॉल्ड कन्फर्म। वो क्या कहलाएगा, कन्फर्म। सेकंड थिंग होती है माइग्रेशंस। सेकंड थिंग क्या होती है, माइग्रेशन। ये बेसिकली लगती है ज्यादातर बर्ड्स के ऊपर। किस पे लगती है, बर्ड्स। क्योंकि ज्यादातर माइग्रेट कौन करते हैं, बर्ड्स करते हैं। साइबेरियन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, साइबेरियन क्या होता है, जब सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उस सर्दी के अंदर या उस समर कंडीशंस में वो दे कैन सर्वाइव, दे कैन नॉट सर्वाइव, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमेशा गर्मी के क्षेत्र में, समर वाले जो एरियाज होते हैं वहां की ओर मूव करते हैं। जैसे कि केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर प्रेजेंस है, वहां पर साइबेरियन पक्षी आता है एक टाइम पर, फिर वो वापस वहां से चले जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड माइग्रेट, दैट इज कॉल्ड माइग्रेट। उनको लगता है कि यार मौसम जो है, एनवायरमेंट जो है, नेचर जो है, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं इस एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो माइग्रेट कर जाता है। माइग्रेट का मतलब क्या हो गया, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाएगा। जैसे सीजन चेंज होगा वापस वहां पर लौट कर आ जाएगा। जैसे साइबेरियन ये चेंज करता रहता है, जब गर्म सर्दी पड़ती है तो गर्म इलाकों में आ जाता है, और जब वहां पर सर्दी पड़ने लग जाएगी तो वापस अपने ही क्षेत्र की ओर मूव कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। उसको हम क्या कहेंगे, माइग्रेशन।
सस्पेंड ये बेसिकली आप लोगों को एल्गीज है, बैक्टीरियाज है, फंगस है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें मिलेगा। सस्पेंशन कहां पर मिलता जाता है? आप लोगों को जो लोअर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें मिलता है कि जब जिस वाटर में वो सर्वाइव कर रहे हैं उसमें भी कंडीशंस अनफेवरेबल आती है। कंडीशन क्या हो जाती है? अनफेवरेबल। और अनफेवरेबल कंडीशंस में दे कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? वाटर के बॉटम में, कहां पर? वाटर के बॉटम में जाएंगे और अपने अराउंड्स में एक थिकेस्ट वॉल का क्या कर लेंगे? अपने अराउंड्स में, अपने चारों तरफ क्या कर लेंगे? थिकेस्ट वॉल का फॉर्मेशंस कर लेंगे। वो थिकेस्ट वॉल जो होती है वो स्पोरुलेशंस कहलाती है, स्पोर्स कहलाती है। वो थिकेस्ट वॉल क्या करेगी? उसको प्रिवेंट करेंगी। किससे? अनफेवरेबल एनवायरनमेंट जो उस एक्वाटिक एरियाज में डेवलप हो चुका है, उस एरियाज के अंदर या उस अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर एल्गीज जो है या बैक्टीरिया जो है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोटाइप्स के ऑर्गेनिज्म होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशंस को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं? नहीं, अब तो इसमें जी नहीं पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्या समझते हैं अपने आप को? चलो रेस्टिंग फेज क्यों चलते हैं। सस्पेंशन का मतलब होता है रेस्टिंग फेज। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? रेस्टिंग बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोल सकते हो? रिप्रोडक्टिव फेज। क्योंकि ज्यादातर रिप्रोडक्शन जो होता है ना छोटे एनिमल्स में, माइक्रो एनिमल्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो रेस्टिंग फेज में होता है। वो रेस्टिंग फेज आती है ड्यूरिंग ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन। उनको बताया कि इस कंडीशंस में वी कांट सर्वाइव, मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, तो दैट्स बेटर। वो क्या करते हैं? उस एक्वाटिक एरियाज के बॉटम में चले जाएंगे और बॉटम में जाके पेस्ट हो जाते हैं, एडेसिव हो जाते हैं और अपने अराउंड्स में एक थिकेस्ट वॉल बना लेंगे। एक आप अपने अराउंड्स में क्या करते हैं? पैक्टिन की या की क्या बोलते हैं, क्यूटिन की क्या करते हैं? अपने चारों तरफ थिकेस्ट वॉल का निर्माण कर लेंगे, ठीक है, और अंदर शेप हो जाएंगे। ये वॉल क्या करता है? अनफेवरेबल कंडीशन से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और वो अंदर अंदर क्या कर लेंगे? अंदर मल्टीपल फ्यूजन्स कर लेते हैं, बाइनरी फ्यूजन कर लेते हैं। उनको पता है कि 1 महीना मुझे रेस्ट करना है, हल्का सा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं और रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी थिकेस्ट वॉल फट जाएगी। थिकेस्ट वॉल क्या हो जाएगी? फट जाएगी और ऑर्गेनिज्म कहां पर आ जाएगा? सरफेस पे आकर रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन कर तो लिया उसने, उन सेल्स को क्या कर देगा? बाहर की ओर मूव, फ्री करना, रिलीज करना क्या कर देगा? वो वहां से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं रेगुलेशन जो वार्म ब्लडेड में मिलेगी आप लोगों को, हम लोग, ठीक है। कंफर्म वो है जो कोल्ड ब्लडेड है, जो एनवायरनमेंट के साथ चलते हैं। जैसा एनवायरनमेंट, जैसा देश वैसा वेश। एनवायरनमेंट चेंज होता तो ये भी अपने आप को चेंज कर लेते हैं। हम चेंज नहीं कर सकते, वी कांट चेंज आवर बॉडी। हम हमारी बॉडी को एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं कर सकते। हमें जैसी दी गई है बॉडी, मुझे उसी को मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए आपकी बॉडी में स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है। माइग्रेशन, समर से विंटर की ओर मूव करना है, विंटर से समर की ओर मूव करना। जब बहुत ज्यादा कूलनेस आ जाती है तो बर्ड्स जो होते हैं वो समर की ओर मूव कर जाते हैं 2 से 3 महीने के लिए। तो उनको लगता है कि अब हमारे एरिया ठीक हो गया हो, तो वापस वहीं पर लौटकर आ जाएंगे। इसको कहते हैं माइग्रेशन, ठीक है। फिर आता है सस्पेंड। सस्पेंड होता है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो बेसिकली एक्वाटिक फॉर्म्स में होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं? एक्वाटिक, जो वाटर में प्रेजेंस होते हैं। ये अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में जब कंडीशंस अनफेवरेबल्स होती है तो वो मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स ऑफ द बॉटम ऑफ द एक्वाटिक एरियाज। अपने अराउंड्स में थिकेस्ट वॉल का फॉर्म्स करेंगे एंड देन स्टार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। धीरे धीरे क्या करते हैं अपने, उनको पता है 1 से 2 महीने मुझे इसी कंडीशन में रहना। आप देखो ना, काफी जो आप जो जैसे आपकी रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो कितने प्लांट्स ग्रो करते हैं। क्या हमने वहां पर सीड डाले थे? पूरा पर्वत जो है वो ग्रीन हो जाता है, पूरा सोयल जो है वो ग्रीन हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये प्लांट ग्रो कब करते हैं? रेनी सीजन में। फ्लावर्स आएंगे, सीड्स बनेंगे, और जब रेनी सीजन खत्म हो जाती है तो वो सीड्स कहां चले जाते हैं? सोयल में। डोमिनेंस फॉर्म में, रेस्टिंग फॉर्म में। कौन से फॉर्म चले जाते हैं? रेस्टिंग फॉर्म में। वो अनफेवरेबल फॉर्म हो गया। जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होगा वो सीड्स ग्रो करके वापस कहां पर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द एबायोटिक फैक्टर, कि ऑर्गेनिज्म कैसे एबायोटिक फैक्टर्स के साथ अपनी कनेक्टिविटीज बना के चलते हैं, क्योंकि विदाउट एनवायरमेंट वी कैन नॉट सर्वाइव। तो ये आप लोगों का एक वीडियो हो गया। अब इसमें 2 वीडियो और बनेंगे। एक बनेगा पॉपुलेशंस का, ठीक है, और एक वीडियो बनेगा पॉपुलेशन प्लस एडेप्टेशंस, ठीक है। एक वीडियो वो बन जाएगा और एक वीडियो बनेगा आप लोगों का रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट्स की, कैसे कैसे कौन कौन से रिलेशंस यहाँ पर मैनेज
हो सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो दो वीडियो बनेंगे टोटल इसके अंदर 13, यानी 3 वीडियोस के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही 2 या 3 वीडियो बनेंगे चैप्टर नंबर 16 के अंदर, फिर बचता है मेरे पास 3 वीडियो बनेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर, 9 और 3 से 4 वीडियो, मतलब टोटल 12 वीडियोस के अंदर हम हमारा पूरा कोर्स इजीली खत्म कर लेंगे। ओके, जनवरी तक कल डिसाइड हो चुका था, ठीक है, कि जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उन्होंने ये कहा है कि जनवरी फरवरी, मतलब आप ये मान के चलो मार्च तक कोई एग्जाम नहीं है, बट अप्रैल में मे बी सीबीएसई के एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। आप अपने स्टडीज को प्रॉपर करें। 12th में नो चांस, नॉलेज के लिए पढ़ो बेटा, आपको आगे जाके तैयारी भी करनी है। ठीक है, तो स्टडीज में किसी टाइप का, किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशंस मत करना। ओके, थैंक यू वेरी मच। 45 minutes।